कूलम्ब के नियम समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला बल उसके आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लग रहा होगा कि सर ये टन टन बोल कैसे रहे हैं, हाँ याद करके सर आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, न मैं याद करता हूं और न याद करवाता हूं, बस समझाता हूं, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। मैं जितना भी चीज बोला हूं वही परिभाषा के रूप में लिखा गया है। एक क्वेश्चन देखा जाए तो कई बार पूछा गया, चीजों को पहले ध्यान दीजिए। मैं जो 90 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया हूं बाबू, उससे न बाहर आज तक क्वेश्चन आए हैं, न मुझे संभावना बनता है कि उससे बाहर आएंगे, क्योंकि इस 90 क्वेश्चन को छांटने के लिए आपको लग रहा हो सर वो 90 क्वेश्चन है कौन, तो आप पहला वीडियो में जाइए और उसमें 90 क्वेश्चन को दिखा दिया गया है कि यही 90 क्वेश्चन है। इसका साफ सुथरा से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहला वीडियो देखिए, उसमें पूरा आपका बताया गया है कि कौन कौन प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसमें कि हम लोग पूरा फिजिक्स में बात कर लेते हैं, तो इसमें 10 गो हम नियम पढ़ाएंगे, 10 से 11 नियम पढ़ाएंगे, यानी टोटल 10 से 11 नियम को मैं पढ़ाने वाला हूं। उससे बाहर नियम आया ही नहीं है आज तक। वही नियम 10 नियम तक को मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला नियम आ गया है कूलम्ब के नियम। ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब के नियम। अब इसको मैं पूरी कहानी को समझाऊंगा, इस तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा कि पूरा कूलम्ब आपको दिमाग में चल जाए। जिस समय पूरा कूलम्ब दिमाग में चल गया, ये सब लिखल पे कोई विश्वास मत कीजिएगा, अपने से लिख दीजिएगा, कोई रटने वाला काम नहीं करना। एक आप भरोसा कीजिएगा कि छोटा चैनल है, लेकिन यहां से उम्मीद एक बड़ा रखिएगा, क्योंकि अभी हम चैनल बनाए हैं इसीलिए थोड़ा सा उतना कोई जान नहीं रहा है, लेकिन आपके सपोर्ट रहे तो ये भी चैनल को धीरे धीरे बच्चा जानने लगेगा। और 2024 में आपको इस चैनल से जय जयकार होगा, आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब मैं ज़्यादा बात को नहीं करता हूं, क्योंकि ज़्यादा बात बतंजर में बन जाते हैं। मैं जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूं उस पर मैं बात कर लेता हूं। ध्यान दीजिए, कूलम्ब के नियम, या वहां पे कूलम्ब के नियम न देकर आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्थित वैद्युतिकी के लिए कूलम्ब के नियम, यानी स्थित वैद्युत के लिए कूलम्ब के नियम। स्थित मतलब रुका हुआ होता है, विद्युत मतलब आप जान रहे हैं कि रुका हुआ करंट बोल सकते हैं, है ना, के लिए कूलम्ब नियम दिया था। समझिए, नहीं कूलम्ब ने क्या किया कि यानी हम लोग को पहला ही यूनिट में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टेट बोल सकते हैं, जिसको स्थित वैद्युतिकी बोला जाता है। उसी में कूलम्ब नियम दिया था। कहानी आपका शुरू हो रहा है, बस कहानी को आप समझते जाइए, पूरा आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया, तो कूलम्ब, यहाँ कूलम्ब के नियम, कूलम्ब क्या कहा, तो बात को समझिए। कूलम्ब कहा कि सबसे पहले दो आवेश होगा, तो मान लेते हैं कि एक आवेश यहां पे है और एक आवेश यहां पे है, और आपको पता होना चाहिए कि आवेश जब है एक यहां, अरे पहले में तो गिर गया, अभी हम समझाने स्टार्ट किए। तो मान लीजिए कि एक आवेश यहां पे है और एक, नहीं लगता समझाने देगा, ठीक से समझिए। तो मान लेते हैं कि एक आवेश यहां पे है और दूसरा आवेश यहां पे है। तो कहा कि दोनों के कारण क्या होता है बाबू, बल लगता है। वो बल भी लगता है तो एक अलग डिजाइन से बल लगता है। ठीक है, अब वो डिजाइन को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो मैं पहले परिभाषा को आपको यहाँ पे हम जो बोले हैं फिर से रिपीट कर देते हैं और उसके बाद सीधे दिमाग में ठोक देते हैं। ध्यान दीजिए, तो उसने कहा कि समान आवेश जब रहेगा तो वहां प्रतिकर्षण लगेगा। जिसमें हम ऐसे घेर रहे हैं ना, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आवेश समान रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण लगेगा, और असमान आवेश रहेगा, असमान आवेश रहेगा तो उसमें आकर्षण लगेगा। मैं ये भी बताऊंगा समान आवेश क्या होता है, असमान आवेश क्या होता है। उसके बाद क्या बताया कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी कहने के मतलब कि जब समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण लगेगा बल, और असमान रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा। अब कहा कि उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण में के बीच लगने वाला जो बल होगा, उसमें आवेश के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, तथा उसके बीच का दूरी मतलब कितना दूरी पर रखा गया उसका व्युत्क्रमानुपाती लगेगा। अब चीजों को मैं समझाता हूं। यहां पे नया नया वर्ड आया जिसका नाम है प्रतिकर्षण, एक नाम है आकर्षण, तीसरा नाम है आपको यहां पे देखा जाए तो यह फर्स्ट बोल सकते हैं कि समान आवेश नाम है। इस समान आवेश क्या होता है, असमान आवेश क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहां से समझने का पूरा प्रयास कीजिए। आवेश है, आवेश दो तरीका के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है बाबू और एक नेगेटिव होता है। यानी प्लस, एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव। जिसको पॉजिटिव को बोला जाता है धन आवेश। क्या होता है, यहां से
धन, और इसका हम लोग बोलते हैं ऋण। क्या बोला जाता है? ऋण। आवेश जगह कम है, नहीं लिख पा रहे, धन आवेश और ऋण आवेश। तो इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज किया जाता है। आवेश दो तरीका का होता है, एक धन और एक ऋण, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब उसने क्या बताया कि यहां पे देखिए कि जब समान आवेश के मतलब ये हुआ कि आवेश जब समान रहना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम प्लस लिए तो अगला आवेश भी आपको प्लस होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं समान। ठीक से समझते रहेगा, समान। यदि हम एक माइनस लिए हैं और दूसर को माइनस लिए हैं तो इसको भी हम लोग समान ही बोलते हैं, क्योंकि समान के मतलब ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, समान। अगर मान लेते हैं, ठीक से समझते रहिएगा, तो हम यहाँ पे ऐसा भी कर लेते हैं, यहाँ पे कि इस तरीका से ले लेते हैं और यहाँ पे कोष्ट में कर लेते हैं, और एक माइनस लिए तो अगला भी माइनस आएगा, तो इसको हम समान बोलेंगे। ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? समान है, समान। मतलब देखिए, प्लस प्लस तो समान, माइनस माइनस से समान, लेकिन एक असमान होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक प्लस आया तो साथ में माइनस आ गया, तो इसको हम लोग असमान बोलेंगे। एक प्लस है तो एक माइनस है। दूसरा में हम एक ले लेते हैं माइनस तब प्लस ले लेते हैं, यानी देखो माइनस तब प्लस, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दोनों असमान है, असमान। तो उसने क्या बताया कि यदि समान रहेगा आवेश, आवेश जब समान रहेंगे तो उसमें धक्का मुक्की होगा, धक्का मुक्की होगा, मतलब प्रतिकर्षण। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब यहां से समझिए कि एक होता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण जो होता है मतलब समझिएगा ठेठ में उसको धक्का देना बोला जाता है, एकदम समझते रहेगा। उसको क्या बोला जाता है? धक्का देना, धक्का देना। एक होता है आकर्षण। क्या होता है बाबू? आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण। आकर्षण के मतलब होता है धक्का देना नहीं, खींचना। क्या होता है? खींचना। अब समझिए उसने क्या बताया कि जब आवेश समान रहेगा, ठीक से समझिएगा, जब आवेश क्या रहेंगे? समान रहेंगे, यानी समान रहेगा आवेश, यानी समान आवेश के मतलब ये हुआ कि यदि प्लस है तो दूसरों प्लस रहना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लिए हैं कि एक माइनस लिए हैं तो दूसरा भी माइनस रहना चाहिए, तो इस कंडीशन में आपका प्रतिकर्षण होगा, मतलब धक्का देगा। इस कंडीशन में आपको क्या होगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। इस कंडीशन में आपको प्रतिकर्षण होंगे, यानी जब दोनों आवेश समान रहेंगे तो उसमें धक्का देगा। कौन बोला? कूलम्ब ने बताया कि यदि समान आवेश रहा तो प्रतिकर्षण होगा। मैं उसी बात को लिखा हूं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, ठीक से समझते रहेगा, समान आवेश रहा तो प्रतिकर्षण होगा। उसके बाद उसने फिर बताया कि यदि असमान आवेश रहा, जैसे एक प्लस रहा तो माइनस रहना चाहिए, और उसके बाद अगर माइनस है तो प्लस रहना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो उसने क्या बताया कि उसमें आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। मैं और समझाने का प्रयास करूंगा। इसको कहा आकर्षण, आकर्षण। बढ़िया से समझिए, इसको हम लोग आकर्षण बोलते हैं। आकर्षण के मतलब खिंचाव। अब देखिए मैं अपना कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, यानी वहां प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, यानी धक्का देगा। माइनस माइनस रहेगा फिर भी दोनों सेम है, वहां प्रतिकर्षण होगा, मतलब धक्का देगा। अगला कंडीशन, यदि प्लस है माइनस है तो असमान आवेश है, एक प्लस तो एक माइनस, वहां आकर्षण होगा यानी खिंचाव होगा। एक माइनस है दूसरा प्लस है तो वहां पे भी खिंचाव होगा, क्योंकि एक माइनस प्लस अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, हम एक और जो एकदम कमजोरकन है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, एक प्लस है तो मान लेता हूं कि प्लस जो है लड़का है, प्लस क्या है? लड़का, और यहाँ पे एक लड़का और आ जाए तो लड़का, देखो प्लस को लड़का, माइनस को लड़की मैं बता रहा हूं, ठीक से समझना। तो ये दोनों समान आवेश है, ये लड़का है ये भी लड़का है, उसमें फैटा फैटी हो जाएगा, लड़का लड़का लड़ जाता है। और लड़ना मतलब धक्का देना, प्रतिकर्षण करना। तो हम लोग कहेंगे जब समान आवेश रहेगा, समझिएगा यहाँ पे मैं बता रहा हूं, समान, समान, यानी समान आवेश रहेगा तब प्रतिकर्षण होगा, और असमान, असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा। बात को समझते रहिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करा कि यदि समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा, ठेठ में धक्का देना बोला जाता है, और असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा, ठेठ में उसको खींचना बोला जाता है, मतलब खिंचाव हो रहा है। मैं एकदम कई गो आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करूंगा, आप ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ से मैं सारा बात को बताऊंगा ना तो ऑटोमेटिक आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे समझिए उसने क्या बताया कि यदि समान आवेश रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण। जैसे मान लेते असमान के मतलब ये हुआ कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस रहेगा, तो ये असमान है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों में आकर्षण होगा यानी खिंचाव होगा, है ना। एक कभी देखा है रोड पे कि एक लड़का लड़की पूरा लड़ रहा है? नहीं, वहाँ लड़बे नहीं करता है, वहाँ तो खिंचाव होता है, वहाँ अट्रैक्शन होता है। तो समझना कि असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा खिंचाव होगा। अच्छा मान लेते हैं कि एक लड़की है दूसरा लड़का है, तो इसमें भी खिंचाव ही होगा, तो असमान आवेश में आकर्षण। वही चीज को मैं ध्यान दीजिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि समान आवेश रहेगा तो उसमें आपको प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा, मतलब खिंचाव होगा, आकर्षण होता है। ठीक है, अब आकर्षण और प्रतिकर्षण में बाबू बल लगता है। ठीक से समझना, मैं इस राउंड को समझाने का प्रयास करता हूं। आकर्षण और प्रतिकर्षण में बल लगता है। मान लेते हैं कि खींच रहा है, आकर्षण मतलब खिंचाव, उसमें भी कुछ बल लगेगा, किसी को खींचना बल लगेगा। और प्रतिकर्षण मतलब ढकेलाव, प्रतिकर्षण मतलब धक्का देना, तो कोई क्यों धक्का भी देगा तो उसमें भी बल लगेगा। तो कूलम ने बताया कि इसमें क्या लगता है, बल लगता है। आकर्षण भी होगा तो बल लगेगा, प्रतिकर्षण भी होगा तो बल लगेगा। और बल जो लगेगा ना एक अलग आइटम से लगेगा, और उसी को मैं हम लोग क्या कहते हैं, कूलम के नियम। का बोल दिए सर, कुछ समझ में नहीं, लास्ट वाला बतवा फिर से सुनो। अगर समान आवेश रहेगा तैयो पर धक अथी बल लगेगा, और समान आवेश रहेगा फिर भी बल लगेगा, यानी समान रहेगा तैयो बल लगेगा, असमान रहेगा तैयो बल लगेगा। अब उस अलग डिजाइन से बल लगता है जिसको मैं अब समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ समझिए, समझिए यहाँ पे मैं इधर हो जाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। कूलम ने यानी यहां तक तो समझ में आ गया कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेश रहेगा यानी अलग अलग आवेश रहेगा तो उसमें आकर्षण होगा, है ना, आकर्षण होता है। अब यहां से मैं समझाता हूं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ कूलम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पांचवा के बच्चा भी समझ सकता है इस चीजों को। उसने कहा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई एक आवेश लिए, ठीक है, जिस और एक यहाँ पे हम आवेश लिए हैं। एक आवेश का नाम हम ऐसा ले लेते हैं इस तरीका से, एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ, तो पहला के हम Q1 बोल देते हैं और दूसरा के हमने Q2 बोल देते हैं। आवेश को Q से लिखा जाता है बाबू, आवेश को Q से लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिए, एक आवेश लिए Q, और यहाँ पे क्या लिए हैं बाबू, Q2 लिए हैं। उसने कहा कि दोनों को कुछ दूरी पर रखा जाए, मतलब यहाँ से यहाँ की कुछ दूरी होगा, रेडियस होगा, मतलब कुछ r दूरी पर रखा गया। तो उसने सिंपल तरीका से बता रहा है कि मान लेते हैं कि प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो इसमें कौन बल लगेगा, तो समान आवेश है ना, प्लस प्लस समान है, तो कहा कि इसमें प्रतिकर्षण होगा, मतलब धक्का देगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें माइनस है ये प्लस है तो इसमें खिंचाव होगा, तो दोनों में क्या लगेगा, फिर भी बल लगेगा। अभी बताएं कि खिंचाव हो तो खींचने में बल लगेगा, ढकेलाव हो तो ढकेलने में बल लगेगा। तो उसने आराम से बच्चा को पचमा को भी समझाएगा तो समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि देखो जब इस दोनों में बल लगता है तो जो बल लगता है ना, ये दोनों को गुणनफल होना चाहिए, यानी Q1 गुना Q2, Q1 गुना Q2। ठीक से समझिए, कहा कि जो बल लगेगा यानी कहा कि आवेश के गुणनफल यानी आवेश के गुणा कर देंगे और उसके बाद जो बीच का दूरी है ना उसको वर्ग कर देंगे तो उसके समानुपाती बल लगता है। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ। उसने कहा कि लगने वाला जो बल होता है, ठीक से समझिए, लगने वाला क्या होता है, बल होता है। यानी यहाँ पे समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला जो बल होता है, यानी इन दोनों के बीच लगने वाला जो क्या होता है बाबू, बल होता है, वो आवेश के गुणनफल, आवेश के गुणनफल, आवेश के गुणनफल के समानुपाती, के समानुपाती, आवेश के गुणनफल के, आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है। यही चीज उसने बताया और यही बात पूरा लिखा हुआ है। ठीक से समझिएगा, 2 बार हम बोलेंगे, आपसे पूछ लेंगे, वो पूछेंगे कैसे, हम ऑनलाइन में है तो ध्यान दीजिए। कहेंगे कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण बल लगते हैं, है ना। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, उसके लगने वाला बल उसके आवेश के गुणनफल, आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है, क्योंकि नीचे रहता तो उसको व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। यही बात यहां तक लिखा हुआ है बाबू। अब यहां से चीजों को समझिएगा, यहां से मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिए। उसने फिर एक्स्ट्रा चीज बताया,
उसने क्या बताया कि जैसे मान लेते हैं कि इसको हटाना चाहते हैं, समानुपाती को हटाना चाहते हैं, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन गुना वहाँ पे Q1 गुना Q2 तो रहेगा, अब बटा आर स्क्वायर। मैं कुछ चेंज नहीं किया हूँ, सब समानुपाती हटाने के कारण 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट लाए हैं। और यहीं से बच्चा का दिमाग जो है अनबैलेंस करना शुरू करता है कि ई सम आवित हवा कोची, ई सब समझ में आब हवा इप्सिलॉन कोची है। यही तो समझाने के लिए विवेक सर है जी, ध्यान दीजिए। तो मैं इसको बताना चाहता हूं कि समानुपाती हटा है, इसीलिए कांस्टेंट के रूप में ई आया है। हर एक बात को मैं बताऊंगा ई क्या है, ई क्या है, एप्सिलॉन क्या है, तो ये सब चीजों को समझिए। यानी देखिए ई हूबहू है, ई सिर्फ एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी कभी कोई टीचर यहाँ एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करते हैं तो वो भी गलत नहीं कर रहे हैं। ये क्यों आता है मैं अभी आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस साइड को मैं साफ कर रहा हूँ। जो बच्चा को लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाता है सर, है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से आप आगे काम कर सकते हैं। और मैं इसको स्क्रीनशॉट करिए, अब जल्दी हम इसको साफ करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। इतना ही दूर साफ करेंगे, ये जो कचरा भर दिए ना समझाने में, उसको साफ करेंगे। चलिए, इसको साफ हो गया होगा। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूंगा बाबू, लेकिन आपको एक बार जब चल जाएगा ना दिमाग में, तो कहिएगा ना कि बस अब रहने दीजिए सर। और एक चीज बता देते हैं कि पूरा बताने के बाद एक ऐसा जादुई मंत्र देंगे कि आपको लगेगा कि सब काहे इतना ताम झाम करे में लगल थे। हमरा तो ऐसे ही याद हो गया। ठीक से सुनिएगा, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, तो इस सब को मैंने हटा दिया और एक साथ बता देते हैं। उसने क्या बताया कि समान आवेश रहेगा, समान आवेश रहेगा तो उसमें क्या लगेंगे, प्रतिकर्षण बल। समान आवेश में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। समान आवेश में प्रतिकर्षण बल लगेगा और असमान आवेश में आकर्षण बल लगेगा। अब स्टॉप, ठीक से सुनो। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम Q1 आवेश ले लिए और यहाँ पे हम Q2 ले लिए। तो उसने कहा, और बीच की दूरी R मान लेते हैं, तो उसने क्या बताया कि यहाँ F है। F के मतलब ये हुआ कि ये दोनों के बीच क्या बल लगेगा। तो उसने बताया लास्ट में कि आकर्षण और प्रतिकर्षण में एक बल लगता है। वो जो बल रहेगा आवेश के गुणनफल, यानी दोनों को गुना करना है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती लगेगा, मतलब समानुपाती, तथा उसके बीच का जो दूरी है ना उसको वर्ग कर देंगे, उसका व्युत्क्रमानुपाती लगेगा। नीचे रहता तो व्युत्क्रमानुपाती। यही बात बताया। उसके बाद में हर एक चीजों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान देते रहिएगा। फिर इसको मतलब हम ऐसा कर लेते हैं कि एफ है तो एफ, और उसके बाद ऐसे गुण, ऐसे समानुपाती है तो इसको हटा रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं और यहाँ पे बराबर लगा रहे हैं। इसके कारण 1 बटा आता है 4 पाई इप्सिलॉन। नॉट भी कह सकते हैं या इप्सिलॉन भी कह सकते हैं, आपको नॉट कीजिएगा ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। लास्ट में आपको बताएंगे कि नोट लगा दीजिएगा, वही आपका परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ चीज़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सही जगह पे आप आ गए हैं, तो चीज़ों को समझिए। अब लग रहा होगा सर इप्सिलॉन है क्या, तो मैं इधर कुछ बात को लिख रहा हूँ। एक चीज़ बताता हूँ, कमजोर बच्चा ध्यान देना, वो इतना हूँ लिख देगा ना तो उसका आंसर हो जाएगा। क्या कीजिएगा कि इतना पूरा चीज़ को लिख दीजिएगा, 2 नंबर में देवे करता है, और इसको लिख कर आप इतना कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पूरा देंगे। 5 नंबर में आ गया तब सर नियम उयम, तो ध्यान दीजिए 5 नंबर में आएगा तो आप ताम झाम करना पड़ेगा, समझे बात को। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि ई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ से इप्सिलॉन इसको बोला जाता है, ई नहीं बोला जाता, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन को बोला जाता है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ये सब का होता है सर, कुछ समझ में नहीं आता है। तो फाउंडेशन बैच नहीं है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ, नहीं तो इसमें चलना शुरू करेंगे ना तो 1 घंटा क्लास हम इस पे खाली ले लेंगे, तैयो खत्म हो गया। न्यूमेरिकल तनी सा है, 2-3 घंटा की क्लास लेंगे तो ये कुछ हम इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल है, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि ई को विद्युतशीलता बोला जाता है, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला होता है, ई का एक फार्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट और गुना इप्सिलॉन आर होता है। बात को समझिएगा, ई का एक फार्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट गुना इप्सिलॉन आर। आप सभी को पता हो गया कि ई को विद्युतशीलता कहते हैं और इप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता नियतांक बोला जाता है। विद्युतशीलता नियतांक, नियतांक, और इसको परावैद्युतांक बोला जाता है, परावैद्युतांक। बढ़िया से समझते रहेगा, इसको परावैद्युतांक बोला जाता है। और परावैद्युतांक अलग अलग होते हैं, हवा का अलग होते हैं, धातु का अलग होते हैं, पानी का अलग होते हैं। आपको कई बार पूछा गया है कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है,
एकदम छपा हुआ है क्वेश्चन। 80 या 81 मार के आ जाइएगा। अगर ऑप्शन में 80 रहे तो 80 मारिएगा, 81 रहे तो 81। लग रहा होगा सर दोनों रहे तो रहबे नहीं करता है आज तक। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो अलग अलग होते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो ये तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ये भी तो कह सकते हैं इस फार्मूला से, ये पहला फार्मूला आ गया पहला। इसमें 3 फार्मूला हम निकालेंगे। एफ बराबर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1/4 पाई, नीचे तो दिखाई दे यार। इप्सलन को हम दोनों लिख देते हैं, इप्सलन को ही दोनों लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो कह सकते हैं इप्सलन नोट गुना इप्सलन आर बोल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ऊपर में Q1 है, Q1 गुना Q2 अब बटा आर स्क्वायर। ये भी आपका फार्मूला है, ये आपका पहला फार्मूला है, ये आपका दूसरा फार्मूला गया। और उसके बाद तीसरा जो है मेन, आपको ध्यान दीजिए कि एफ बराबर हम लोग कह सकते हैं, एफ बराबर 1/4 पाई इप्सलन नॉट बोल सकते हैं। सर इप्सलन आर कहाँ गेल बा? तो इप्सलन आर अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग होता है। पानी का अलग हो जाता है, धातु का अलग हो गया, वायु का अलग हो गया, तो उसके अलग अलग हैं, तो उसमें इसको नहीं लिया जाता है। अब न्यूमेरिकल में देगा पानी का तो वहाँ पे रखना पड़ेगा 80 या 81। धातु का देगा तो 1 रखना पड़ेगा इस तरीका से, वायु का देगा इस तरीका से देगा, है ना? ध्यान देते रहिएगा। सॉरी, यहाँ पे वायु का देगा ना तो 1 होगा, और धातु के देगा तो अनंत होता है। धातु का आपसे प्रवैधतांक पूछेगा तो अनंत हो जाएगा, और वायु का पूछेगा तो उसका 1 हो जाता है, और अन्य पदार्थ का 1 से अधिक होता है और अनंत से कम होता है। इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा तो लिख लीजिएगा, पीछे बैक हो जाइए, मेरा बात को सुनिए और उसको लिख लीजिए दोबारा, या हम इसको लिखवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए हम लोग को मेन यहाँ पे ER को हटाया गया है, गुना हम लोग है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, Q1 गुना Q2 अब बटा आर स्क्वायर। और यही मेन तीसरा फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में भी काम देता है। यूज में सबसे ज्यादा आपको बोला जाए तो यही है, सबसे ज्यादा यूज में बोला जाए बाबू तो आपका यही है। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे बात को समझिएगा। यहाँ पे आप क्या कैसे लिखना है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, ये पूरा लिख कर उसके बाद ये लिखिएगा इस तरीका से, इसको लिख कर ये दोनों को छोड़ के आप डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर दे देगा। अभी तो आप टिकल रहिए, मैं बहुत कोशिश करूंगा अलग तरीका से बताने का। अच्छा लग रहा होगा कि सर इस पे न्यूमेरिकल कैसे देगा, ये तो हो गया। न्यूमेरिकल यदि देगा तो कैसे बनाएंगे, ये पे बात कर रहे हैं बाबू, ध्यान देना। ये तो आपका एकदम, अब जो बच्चा स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं साफ सुथरा से कर लो, हो गया स्क्रीनशॉट। अब मेरा बात को सुनो, न्यूमेरिकल देगा तो कैसे देगा, बहुत अच्छे जगह पे है, आप सही से समझने का प्रयास कीजिए खाली। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा कि Q1 और Q2 को मान दे देगा कि इतना कूलम, एक माइक्रो कूलम, इस तरीका से देगा, और 2 गो उसमें दे देगा, तो उसका डिस्टेंस भी दे देगा, और आपको बस उतना ही देगा। Q1 और Q2 को मान दे देगा, R का मान दे देगा, और उतना ही देगा। तो लग रहा होगा सर यहाँ 4 पाई तो ठीक लगी था, इप्सलन के मनमा कुछ रख हुआ, तो इप्सलन का एक मान होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा 1/36 पाई गुने 10⁻⁹ है ना, या इसको हम लोग कह सकते हैं 8.85 गुने 10⁻⁻12। यानी कहने के मतलब कि आपको क्या करना होगा कि जहाँ पे इप्सलन है इतना मान रखिए, चाहे इतना रखिएगा, और 1/4 पाई तो आपको पते हैं। तो कहने के मतलब कि इसके जगह पे रखिएगा 1/36 पाई। तो सोचिए ना कि यहाँ पे अगर 1/36 इसका माने दे रहेगा, इसका मानो 1/36 पाई रखिएगा डायरेक्ट, 36 पाई गुने 10⁻9, तो ये तो डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, इन्हें ऊपर चल जाएगा 36 पाई और गुने 10⁻9, तो पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, 9 चौको 36, है ना, 9 बार में खत्म हो जाएंगे, 9 गुना 10⁻9 आ जाएगा। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे इसमें कि न्यूमेरिकल बनाने का भी प्रयास करेंगे बाबू। आपको Q1 Q2 को मान दे देगा, R भी दे देगा, और आपके पास पूछेगा कि दोनों के बीच कितना बल लगते हैं, है ना, तो कितना बल लगते हैं तो आप इस फार्मूला पे रख के बना सकते हैं, रिजल्ट आपको फेंक देगा। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को मैं समझाने में सफल रहा। और एक बार वन शॉट सुन लीजिए, उसने क्या बताया, बढ़िया से सुनो, ये लास्ट है उसके बाद खत्म। तो कहता कि ठीक से सुनिएगा, कूलम के नियम को लिखे, ठीक से सुनिए, कूलम के नियम को लिखे। तो उसने बताया, कूलम ने बताया कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होते हैं, और आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला जो बल होता है वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं चीज़ें समझाने में सफल रहा। यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैं बता देता हूँ, बस अब छुट्टी मतलब करने के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पूछ सकता है कि वायु का
ई आर कितना होता है, तो 1 मार दीजिएगा, हवा दे देगा तो 1 मार दीजिएगा। ई आर मतलब समझ गए, ई आर मतलब परावैद्युतांक को हम बोलेगा, हवा का परावैद्युतांक। आपको हवा का दे देगा या आपको धातु का दे सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, धातु का बोलेगा, धातु का ई आर कितना होता है मतलब परावैद्युतांक, तो आप अनंत मानिएगा, बहुत ज़्यादा होता है। अगर अन्य पदार्थ रहेगा, अन्य पदार्थ, तो उसमें ध्यान दीजिए 1 से अधिक मारिएगा और अनंत से क्या मारिएगा, यानी ई आर का जो मान होगा, ई आर का मान होगा अनंत से 1 से अधिक होगा, और हम लोग कह सकते हैं कि अनंत से क्या होंगे, कम होंगे, अनंत से कम होंगे, ये समझिएगा। अरे यार यहाँ से ऐसे हो ना, अनंत से कम, यानी इस तरीका से। जैसे पानी का 80 क्यों होता है, क्योंकि ना पानी धातु है और ना पानी हवा है, इसीलिए 80 हो जाता है, क्योंकि 1 से ज़्यादा होना चाहिए। वहाँ पे ऑप्शन देगा माइनस में देगा, तो माइनस, हाँ ध्यान दीजिए, परावैद्युतांक के मान आप माइनस में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये भी बात समझ में आपको आ गया है ना। अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, फ्राइडे के नियम को लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि फ्राइडे के नियम को लिखिए, या विद्युत चुंबक के लिए फ्राइडे के नियम को लिखिए। यानी विद्युत चुंबक के लिए भी आपको फ्राइडे के नियम पूछ सकता है, या ओनली फ्राइडे के नियम पूछ सकता है। पहले फ्राइडे है क्या, उसके बारे में मैं 10 से 20 सेकंड समझाने का प्रयास करता हूं। 1 मिनट तक ठीक से सुनिएगा। फ्राइडे एक वैज्ञानिक है। फ्राइडे क्या है बाबू, एक वैज्ञानिक है। यही 2 नियम दिया था। पहले नियम को छोड़ो, फ्राइडे के बारे में जानो। फ्राइडे का दिन है कि आज तुम लाइट के सामने पढ़ाई कर रहे हो, वॉल, फ्रिज, कूलर का यूज जो कर रहे हैं आप, फ्राइडे का ही दिन है। क्या वहां पे आप कूलर, एसी, फ्रिज चला रहे हैं, क्योंकि लाइन जो उत्पन्न किया था बढ़िया से, जो आज हाई वोल्टेज देख रहे हैं, वो फ्राइडे का ही दिन है। समझिएगा, आज जो हम लोग को घर में शादी ब्याह होता है, तो बहुत अच्छा बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि एकदम वेपर लाइट के सामने शादी करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। पहले एक लालटेन ऐसे टांगले रहता था और दूसरा टिकियाते रहता था, और उस समय गलती से अगर लालटेन बुत गया तो टिकेला कोई के टिकिया जाएगा कोई, अब उसमें हो जाएगा लड़ाई। अब पता चलेगा पीटेला कोई के धराल है बाबू जी। तो कहने की मतलब यहाँ पे क्या है कि उसी का दिन है और उसी का हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब बढ़िया नियम होना चाहिए, है ना। एकदम एक बार में दिमाग में सेट में हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए कि फ्राइडे के नियम आया तो हम लोग चुटकी बजा बजा के लिखेंगे। पहले मुस्कुराएंगे कि अरे फ्राइडे आयल है ना, एक दिन है कि आज हम लोग ठीक से शादी करवाते हैं। पहले लालटेन से शादी होता था, एक टांगले है और बाकी काम कर रहा है। ध्यान देते रहना। इसने क्या बताया, 2 नियम दिया। कितना नियम दिया, 2 नियम। दोनों को आप देखते याद कर सकते हैं, बढ़िया से समझिए। 2 नियम, दोनों नियम मैं एक साथ बताने का प्रयास करता हूं। पहला नियम को ठीक से समझिए। उसने क्या बताया कि यदि एक चुंबक रहेगा, उस सबसे पहले वो प्रयोग किया था, उसी पे एक नियम दे दिया। उसने क्या कहा कि देखिए एक चुंबक है और चुंबक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुंडली लपेटेंगे। क्या लपेटेंगे, कुंडली, यानी मतलब तार लपेटते हैं। बहुत ज्यादा तार जब हो जाता है ना, तो उसको कुंडली कहा जाता है। जैसे एक ढेर मनी तार को लपटल है तो कुंडली बोला जाता है। तो कहा कि जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होता है, मान लेते चुंबक है और इसमें एक कुंडली लपटा हुआ है, तो ये दोनों के बीच अपेक्षित गति होगा, मतलब दोनों दोनों में गति हो जाएगा, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक से समझिएगा। जब ये चुंबक है, एक ऊपर से करने गया कुछ ना है रे, देखो एक रात से ऊपर से ऐसे लपेट देते हैं, ये लपेट दिए तो ये कुंडली है। तो कहा कि दोनों में जब गति होगा, ये दोनों में क्या होगा, गति होगा। जैसे ही गति होगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ऊर्जा बोला जाता है। तो ठीक से समझना, पहला नियम कंप्लीट हो गया। यही बातें हैं। उसने क्या बताया कि जब चुंबक और इसमें जो लपटा हुआ है कुंडली, तो चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक से समझो, यही लाइन है, पहला नियम। जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अपेक्षित गति के मतलब बाबू कोई बड़ा तोप नहीं है, बस गति होना चाहिए। न लिखे तो अपेक्षित गति, तो गति लिख दिया कि अपेक्षित गति नहीं, अपेक्षित भुलाइल है तो कहना गति होता है। ठीक है, समझिएगा। ओकरे तनि शुद्धिकरण में अपेक्षित गति बोला जाता है। ठीक है ना। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच गति होता है तो हम लोग कहेंगे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक से समझिए। जब चुंबक और कुंडली के बीच क्या होता है, अपेक्षित गति होता है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कौन बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे ई से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग ऊर्जा भी बोलते हैं। कहेगा विद्युत वाहक बल है, कई बार पूछा गया विद्युत वाहक बल है एक प्रकार की बल है कि एक प्रकार की ऊर्जा, तो ऊर्जा है। विद्युत वाहक बल क्या है बाबू, ऊर्जा है। तो ध्यान दीजिए। अब उसने क्या बताया, पहला नियम तो आपको कंप्लीट हो गया। जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच गति होता है, यानी अपेक्षित गति होता है, तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद दूसरा नियम में बताया कि ये तो विद्युत वाहक बल, उसने कहा इसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय
फ्लक्स, ठीक से समझिएगा, चुंबकीय फ्लक्स। तो समझिएगा, डी मतलब होता है डिफरेंस, परिवर्तन। डी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस। चुंबकीय फ्लक्स में डिफरेंस, परिवर्तन। और नीचे टी लग गया ना तो ओकरा दर बोला जाता है। किसी भी चीज को नीचे टी लग जाता है तो उसको दर बोला जाता है। तो समझो दूसरा का नियम क्या कहा कि उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसने कहा कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। बढ़िया से उसने क्या कहा कि सबसे पहले कि जब चुंबक और कुंडली घूमेगा तो अपेक्षित गति होगा, है ना, घूमेगा तो उससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फिर कहा कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा, उत्पन्न जो होगा, उसने कहा उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। वही बात लिख ले, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर बाबू इतना चीज को लिख देते हैं तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि 2 नंबर कोई नहीं रुकेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्राइडे के नियम के लिए। कभी कभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबक के लिए फ्राइडे के नियम बोल सकता है, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, कहिएगा फ्राइडे एक ही वो आदमी था। विशेष तो बोलेगा ना, दिमाग काम करेगा, यह सब लिख देना। क्या करोगे, आज तक विशेषता दिया नहीं है, नियम दिया है, लेकिन हम विशेषता पूछ दे, कुछ और पूछ दे, कुछ पते नहीं फ्राइडे के बारे में, तो यह सब लिख देना कहानी जैसा। तो मैं एक बार बोल देता हूं, उसके बाद आप लिख लीजिए क्या यहाँ पे है बाबू। तो उसने कहा कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। बस, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों नियम कंप्लीट हो गए। फ्राइडे के दोनों नियम आपको कंप्लीट हो गए होंगे। आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। तो फिर हम लोग, हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया वो। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू कि एक नियम को और भी देख लेते हैं, यानी एक नियम और देख लेते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लिया, एक नियम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेंज के नियम को लिखे या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज के नियम को लिखे। अब यहां पे समझना है कि लेंस है क्या, है ना। क्वेश्चन क्या है, लेंस के नियम को लिखे या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंस के नियम को लिखे। अब समझिए कि लेंस है क्या। तो लेंस एक वैज्ञानिक है बाबू, उसने एक नियम दिया, जैसे कि फ्राइडे नियम दिया, मैं अभी जस्ट पढ़ाया हूं। तो फ्राइडे ने जिस तरीका से बोला उस प्रकार से लेंस ने भी बोला। लेंस की बात को समझने का प्रयास करो। लेंस ने क्या बताया कि एक चुंबक है, इस पे एक कुंडली लपटल है, मतलब देखिए बहुत ज्यादा तार को लपेट दिया जाता है, उसको कुंडली बोला जाता है। तो ये चुंबक है और इसमें पूरा तार लपटा हुआ है, इस प्रकार से क्या है बाबू, तार को लपटा हुआ है। अब बहुत ज्यादा है तो उसको कुंडली बोलते हैं। तो उसने कहा कि जब चुंबक और कुंडली के बीच जब अपेक्षित गति होता है, मतलब एकरा में ऊपर कुंडली लपटल है यानी तार, और ये क्या है, चुंबक है, और ये दोनों के बीच जब गति होगा तो इससे उत्पन्न धारा होता है, इससे धारा उत्पन्न होता है। उसने बताया कि उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि जिस स्रोत से उत्पन्न होगा उसी का विरोध करेगा। बढ़िया से समझिए, फ्राइडे क्या बताया था और लेंस क्या बता रहा है। फ्राइडे बताया कि जब चुंबक और कुंडली घूमेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फिर उसने बताया दूसरा नियम में कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। फ्राइडे के नियम में दोनों नियम, लेकिन ये भी यही बात बोल रहा। तो आपको पता चला कि जब चुंबक और कुंडली घूमेगा तो इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा और विद्युत धारा भी उत्पन्न होगा। ठीक से समझिएगा। तो धारा के बारे में लेंस बताया। अब आपको फाइनल रिजल्ट मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसने क्या कहा कि जब चुंबक और कुंडली, चुंबक और ये कुंडली के बीच अपेक्षित गति होता है तो इससे उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि जिस स्रोत से उत्पन्न होता है, जिस स्रोत से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। मैं इसी चीज को लिख दिया हूं, देखिए फिर और समझाएंगे। जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होता है तो उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह जिस स्रोत से उत्पन्न होता है उसी स्रोत का विरोध करता है। मतलब ये हुआ कि जैसे चुंबक और कुंडली घूमेगा
तो चुंबक और कुंडली घूमेगा तो वहां पे धारा उत्पन्न होगा, तो धारा कोई ना कोई दिशा में निकलेगा, शायद इधर जाए या धारा इधर जाए। तो जिस स्रोत से उत्पन्न होगा ना ओकरे विरोध करेगा। इसको ठेठ में बोला जा, जो थाड़ी में खाओ ओकरे में छेद कर दो। ठीक है, बस जो थाली में खाओ उसी को छेद कर दो, लेंज के नियम है। तब फिर से सुन लो, जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होगा तो उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार की होगी कि वह जिस स्रोत से उत्पन्न होगा उसी का विरोध करेगा, और मैं उसी को लिख दिया हूं और वही आंसर भी है। ठीक है, अब इसको समझिए, आपसे यहां पे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लेंस के नियम में किसका संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, किसका संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है? तो आपको पता होना चाहिए ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहेगा लेंस के नियम में कौन संरक्षित होता है, मतलब सुरक्षित होता है, तो आप ऊर्जा बोलिएगा। मान लेते हैं कि क्वेश्चन के रूप में देगा ऑब्जेक्टिव कि लेंस के नियम में किसका संरक्षण का पालन होता है, ऑब्जेक्टिव में देखिएगा ऊर्जा जहां रहेगा उसी आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था बाबू, आपका लेंस का नियम है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं चीज़ों को समझाने में सफल रहा हूँ, और आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो एक लाइक दीजिए, आप बहुत अच्छा कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।